नमस्कार मित्रों, आज है 8 मई। स्वागत है आपका करंट अफेयर एनालिसिस में। कल का हमने करंट अफेयर एनालिसिस का जो चैप्टर था वो स्किप किया हुआ था क्योंकि कल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे। तो चलिए देख लेते हैं कल को और आज को मिलाकर के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आज। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो 7 मई को मनाया जाता है। इसको जो मनाता है वो है IAAF। तो इसको भी देखेंगे ये क्या है। उसके साथ साथ आज 8 मई है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो ये भी देखेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे क्या है। फिर आज 8 मई है, 8 मई के आधार पर ही इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। तो ये देखेंगे थैलेसीमिया डे क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में थैलेसीमिया क्या है, हम लोग थैलेसीमिया की बात करेंगे। फिर देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक रिचुअल चलती है जिसका नाम है दरबार मूव। इस दरबार मूव क्या है ये देखेंगे। हाल में भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2 मिशन चलाए हैं, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो दोनों क्या हैं इनके बारे में बात करेंगे। वंदे भारत मिशन को आप वंदे भारत एक्सप्रेस से मिक्सअप ना करें, कन्फ्यूज ना हो इन दोनों में। तो हम लोग ये भी देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन है, जबकि वंदे भारत मिशन एक रिपेट्रिएट मिशन है, विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन है। उसके बाद देखेंगे कि टोमेन जो एक ईरान की मुद्रा है, क्योंकि ईरान अब अपनी जो पुरानी मुद्रा है रियाल जो करेंसी है उसको रिप्लेस करेगा टोमेन के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के कोर्ट ने ये कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव करा सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी इंटरनेट की पैठ कितनी है हमारे देश में, कितने फ़िलहाल हमारे देश में इंटरनेट के एक्टिव यूज़र हैं। उसके बाद हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार थे, उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। तो पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हाल ही में एक नया जो टेरर आउटफिट निकल के आया है, एक नया आतंकवादी गुट निकल के आया है जिसका नाम है TRF या द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में चीन ने एक अपनी रॉकेट को लॉन्च किया जिसका नाम है लॉन्ग मार्च भी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है गरुड़ पोर्टल, जिससे कि ड्रोन्स में हम आसानी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज कितने से टॉपिक थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। टॉपिक की लिस्ट ज़रूर लंबी है लेकिन उतने लंबे नहीं हैं, तो आप परेशान मत होइए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को 7 मई को मनाया जाता है और इसको मनाने का जो काम करता है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसके माध्यम से इस डे को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस डे को मनाने का एक ही उद्देश्य है, कुल मिलाकर के लोगों के बीच में खेलों को लोकप्रिय बनाना और जो युवा लोग हैं उनको इनकरेज करना कि वो खेलों में अधिक भागीदारी निभाएं। वैसे तो ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है मई के महीने में कभी भी मनाया जाता है, लेकिन इस बार IAAF ने ये तय किया है कि इस बार 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाए, इसलिए 7 मई को मनाया गया। सबसे पहले इस डे को 1996 में मनाया गया था। जब इसे लॉन्च किया था उस समय जो IAAF के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, जिनका नाम था प्राइमो नेवियोलो, तो प्राइमो नेवियोलो ने इनको इस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को लॉन्च किया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये IAAF क्या है। इसको 1912 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1912 में इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था जिससे कि जो एथलेटिक्स और जो ट्रैकिंग का जो फील्ड है उसमें एक संस्था ये काम कर पाए विश्व स्तर पर। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है वो इसी IAAF के द्वारा ही ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर किया जाता है। इसका मुख्यालय मोनाको में है, जो यूरोप में एक कंट्री है, बहुत ही छोटा सा है। फ़िलहाल इस IAAF के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सेबेस्टियन कोई। तो ये था IAF। अब देखते हैं हम लोग द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसी संगठन के बारे में बात करें, तो इस बात को ध्यान रखें। IRFC द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। इसकी हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश में ही है, ऐसे लिखा जाता है, बाकी हिंदी काफ़ी टिपिकल बैठेगी। ठीक, ये जो है पूरी दुनिया में विश्व का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है, यानी मानवीय सहायता प्रदान करने का ये सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया में, जो कि एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलाया जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है।
और दुनिया के लगभग 192 देशों में इसकी पहुंच है, जबकि यूएन में कुल 193 मेंबर हैं। 192 देशों के लगभग 150 मिलियन लोगों तक ये अपनी सहायता पहुंचाता है, जिसके सहायता पहुंचाने के लिए अब इसके अंदर यानी इस नेटवर्क के अंदर IFRC के अंतर्गत 13.7 मिलियन वॉलंटियर यानी कि जो कार्यकर्ता स्वैच्छिक रूप से कार्यकर्ता होते हैं वो काम करते हैं। अब ये कब कब सहायता पहुंचाता है? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर एंड हेल्थ इमरजेंसी, यानी हेल्थ इमरजेंसी से पहले, हेल्थ इमरजेंसी के दौरान या डिजास्टर के दौरान या उनके बाद भी, जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तब ये सहायता पहुंचाने का काम करता है। और ये इट डू सो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज टू नेशनलिटी, रेस, रिलीजियस बिलीफ, क्लास और पॉलिटिकल ओपिनियंस। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी नागरिकता के संबंधित हों, कोई भी प्रजाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी विश्वास को आप स्वीकार करते हों, चाहे आपका कुछ भी पॉलिटिकल ओपिनियन को ना हो, लेकिन आपके साथ जब हेल्प करने ये लोग आएंगे तब आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस IFRC के बारे में इतना ध्यान रखें कि विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है IFRC। अब देखते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये है क्या? ठीक है, ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे एक एनुअल यानी वार्षिक सेलिब्रेशन है, जो इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग उन प्रिंसिपल्स को फिर से याद कर पाएँ जो रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के थे। ठीक है, ये रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट क्या था? ये एक मानवीय सहायता के लिए चलाया गया एक मूवमेंट था, जिसे चलाने का जो काम किया था इस सोसाइटी ने किया था, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो इस कमेटी ने किया था और इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया था हेनरी डुनांट ने। तो हेनरी डुनांट ने इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया और इस कमेटी को इस्टेब्लिश यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इस कमेटी ने रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट चलाया। और जिन प्रिंसिपल्स पर ये मूवमेंट चलाया था, जैसे कि न्यूट्रलिटी है, ह्यूमैनिटी है और सेकुलरिटी है, तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर ये मूवमेंट चलाया गया था। उन्हीं आधारों को, सिद्धांतों को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए ये डे 8 मई को मनाया जाता है। साथ ही 8 मई उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने इस इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को इस्टेब्लिश किया था। वो कौन हैं? वो हैं हेनरी डुनांट। तो इन्होंने इसको स्थापित किया था। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। तो इन्होंने इस ICRC को स्थापित किया और इनका बर्थडे है, इसीलिए इस तारीख को चुना गया। अब देखते हैं कि ICRC क्या है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस। IRC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 17 फरवरी 1863 को हुआ था, यानी 17 फरवरी 1863 को। ये एक प्राइवेट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बताया शुरुआत में ही। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी संघर्ष या हिंसा में जो भी लोग पीड़ित हो जाते हैं उनको, उन विक्टिम्स की को प्रोटेक्ट करना, उनकी सहायता करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक, इसके कोई मेंबर कंट्री नहीं होते हैं क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति चाहता है कि हम सहायता करें तो वो इसमें सहायता कर सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे की इस बार की थीम क्या है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इसकी थीम को एक बार फिर से देखें। द ड्राइंग ऑफ अ न्यू ईरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो ये इस बार की थीम है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे कि भविष्य में इससे आप काम ले पाओ। हालांकि उम्मीद कम है कि इसको पूछा जाए। ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे? ये भी 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मनाया इसलिए जाता है जिससे कि अवेयरनेस को रेज किया जा सके। कहाँ? अमॉन्ग द जनरल पब्लिक एंड डिसीजन मेकर्स अबाउट द थैलेसीमिया। जो सामान्य जनता है उनके बीच में थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, और जो डिसीजन मेकर हैं, जो थैलेसीमिया से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं, उनके लिए भी जागरूकता का काम किया जाए, जिससे कि वो थैलेसीमिया की जैसी भयानक बीमारी को समझ पाएँ।
और उससे संबंधित व्यक्तियों की सहायता कर पाएँ, इसलिए ये मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। कब सबसे पहले कब मनाया गया? तो 1994 में सबसे पहले मनाया गया। इसको मनाता कौन है? इसको स्पॉन्सर करने का काम कौन करता है? तो थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानी TIF इसको मनाने का काम करता है। TIF क्या है? TIF एक नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभ के लिए काम करती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी ये भी एक प्राइवेट है, ठीक है, जैसे ICRC की तरह, इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस की तरह है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है, यानी सरकारों का इसमें योगदान नहीं है। तो ये थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन स्थापित किया गया था 1986 में। स्थापित किन्होंने किया था? जिन जिन लोगों को थैलेसीमिया था वहाँ देशों में एक नेशनल थैलेसीमिया एसोसिएशन बनाया गया था, जिन जिन लोगों में था वहाँ। तो उस समय जो थैलेसीमिया था, थैलेसीमिया मुख्य रूप से साइप्रस, ग्रीस, UK, USA, इटली इन देशों में फैला हुआ था। तो यहाँ के कुछ प्रमुख लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस थैलेसीमिया को एक इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में स्वीकार किया, एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा समझा और इसका गठन किया। किसका? थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन का, जिससे कि थैलेसीमिया के बारे में लोग जागरूक हो पाएँ, उसको कंट्रोल करने में कुछ मदद मिल पाए और उसका कुछ चिकित्सकीय प्रबंधन हो पाए, क्लिनिकल मैनेजमेंट भी हो पाए, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन को एज अ कंपनी रजिस्टर कर दिया गया साइप्रस में, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अब ये समझ लेते हैं कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी आपके खून में होने वाली बीमारी है, और एक इनहेरिटेड है, यानी एक आनुवंशिक बीमारी है जो आपके माता पिता से होते हुए आप में आती है। यदि आपके माता पिता में से किसी एक में हैं तो उम्मीद है कि आप में आए, यदि दोनों में हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको भी थैलेसीमिया हो जाए। थैलेसीमिया होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ब्लड का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो बॉडी है वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन क्रिएट करती है, यानी जो हीमोग्लोबिन का असामान्य रूप क्रिएट कर देती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, RBC में, आपकी खून की RBC में, और ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। इस थैलेसीमिया से होता क्या है? थैलेसीमिया जब होता है तो ये डिसऑर्डर करता क्या है, यानी थैलेसीमिया होने के बाद होता क्या है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो RBC हैं, इन ये RBC नष्ट होना जल्दी जल्दी प्रारंभ हो जाती हैं। जिससे क्या हो जाता है, जब आपकी बॉडी में RBC यानी जो रेड ब्लड सेल्स ही समाप्त होने लगेंगी तो आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। क्यों एनीमिया क्या है? क्योंकि एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच योर बॉडी डजंट हैव एनफ नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब आपकी बॉडी में स्वस्थ और सामान्य रूप से रेड ब्लड सेल्स RBC नहीं रहती हों, यानी जनरली हम कहते हैं ना कि खून की कमी, तो खून में RBC कमी हो जाए तब बोलते हैं कि एनीमिया हो गया है। थैलेसीमिया होता कब है? तो थैलेसीमिया जैसे बताया कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड यानी आनुवंशिक डिजीज़ है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ योर पेरेंट्स मस्ट बी अ कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर और थैलेसीमिया, यानी थैलेसीमिया ऐसे या तो आपकी माता प्रभावित होनी चाहिए, आपका पिता, ये दोनों ही हैं तो दिक्कत हो सकती है, आपको ज़्यादा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई जीन ही, यानी ये बीमारी है जो जेनेटिक है कुल मिला करके, ठीक है। यदि आपका ही जीन कोई म्यूटेट हो गया है, आपके जीन में ही कुछ खराबी आ गई है बाद में, तो हो सकता है, लेकिन होता है जीन की वजह से ही है, चाहे वो जीन आपकी ख़राब हो या आपके माता पिता के ख़राब हो, लेकिन जनरली होता वैसे है कि इनहेरिट होके आता है, माता पिता में से जनरली आता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका फ़िलहाल वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपका ब्लड, आपको एनीमिया हो जाता है, आपकी RBC ख़त्म होने लगती हैं आपके ब्लड में से, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना होता है, यानी आपको खून लेना पड़ता है, या फिर आपको जहाँ से RBC बनती हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होता है, या फिर कुछ और सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे RBC हैं तो RBC मरती कहाँ हैं? स्प्लीन में मरती हैं, तो कभी कभी इस स्प्लीन या गाल ब्लैडर को ही रिमूव करने का सर्जरी करा दी जाती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दरबार मूव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंटेस्ट क्या है हमारा? पिछले 144 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया है कि जो वार्षिक रूप से कश्मीर में राजधानी का जो चेंज किया जाता है, राजधानी को जो चेंज किया जाता है वो अब नहीं होगा, क्योंकि अभी तक राजधानी अप्रैल तक कहाँ थी? अप्रैल तक जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू में रहती है, ठीक है। फिर मई से लेकर अक्टूबर तक ये राजधानी श्रीनगर में रहेगी, क्योंकि श्रीनगर ऊपर है
आप लोग ऐसे ये फिगर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे श्रीनगर ऊपर है, अगर ऊपर है तो ठंड इधर ज़्यादा पड़ेगी, इसका मतलब तो यहाँ गर्मियों के टाइम पे तो ये समर कैपिटल है, यानी जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर है। जम्मू नीचे है तो सर्दियों में कहाँ आ जाते हैं ये लोग, सर्दियों में जम्मू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये विंटर कैपिटल है, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी पर अक्षांशों पर ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम हायर अक्षांश की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। तो जम्मू में थोड़ी कम ठंड पड़ती है, श्रीनगर में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो हम जम्मू आ जाते हैं, क्योंकि श्रीनगर में ठंड ज़्यादा पड़ेगी, और जब गर्मी होती हैं तो जम्मू में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए श्रीनगर पहुंच जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, जो जम्मू इसकी विंटर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर की। और पिछले 144 साल में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस कैपिटल शिफ्टिंग को रोका गया हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ऐसा हुआ है। ये एक्चुअल में ये जो कैपिटल शिफ्टिंग की जो प्रथा है वो है क्या, इसको दरबार मूव के नाम से जाना जाता है, और ये सदियों पुरानी प्रथा मानी जाती है। विशेषकर जो 19th सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी थी, अगर ईयर की बात करें तो 1872 की बात स्पेशली हम कर सकते हैं। तब महाराजा रणवीर सिंह ने इस प्रथा को शुरू किया था, जिससे कि वेदर की जो एक्सट्रीम कंडीशन है, मौसम की जो खतरनाक स्थिति हैं, उनसे बचा जा सके। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, इम्पैक्ट इसका इतना पड़ता है कि कम से कम 50 से 52 ऑफिस इधर से उधर शिफ्ट किए जाते हैं। पूरा ट्रक का जो माल होता है ऑफिस का, गवर्नमेंट का, वो 200 ट्रक उसके लिए कैरी किए जाते हैं। प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए 15,000 रुपये खर्चा दिया जाता है, जिससे कि वो अपना किराया बात कर सके, और होटल्स में रूम लेने पड़ते हैं। तो कुल मिला के खर्चा इतना होता है कि इस खर्चे को यदि हम बचाएं तो कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में, इस यूनियन टेरिटरी में हम काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इस पर कंसर्न रेज किए हैं। कहा है कि इन सब ऐसी कुप्रथाओं को कुल मिलाकर के रोका जाना चाहिए, और ये कहा है कि एक फाइनल कॉल इस पर लो कि क्या दरबार मूव को हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा है अभी। और ये बात ध्यान रखें कि श्रीनगर क्या है, समर कैपिटल है, क्योंकि श्रीनगर ऊपर है, ठीक है। और ये कब से कब तक रहती है, समर कैपिटल है तो मई से लेकर के अक्टूबर तक राजधानी कहाँ रहती है, श्रीनगर में। जबकि अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक, जबकि नवंबर से लेकर के अप्रैल तक राजधानी जम्मू कश्मीर की जम्मू में रहती है, क्योंकि जम्मू नीचे है, हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है। और हाईकोर्ट ने ये चिंताएं व्यक्त की और कहा कि यदि वास्तव में इसको रेशनलाइज किया जाए, यदि इसको न्यायसंगत बनाया जाए इस दरबार मूव को, तो जो हमारे पास मनी, रिसोर्सेज, टाइम, यानी कि हमारे पास जो भी धन, समय और संसाधन बचेगा, हम उसका बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। हम इस यूनियन टेरिटरी के कल्याण और विकास में अधिक खर्च कर पाएंगे। कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इसके फेवर में तर्क करते हैं, कहते हैं कि यदि हम दरबार मूव को ख़त्म करते हैं तो इससे लोगों के बीच में अलाइनेशन की भावना बढ़ जाएगी, यानी अलगाव की भावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जम्मू एक ऐसा रीजन है, जम्मू वाले क्षेत्र में, जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, जबकि कश्मीर वैली में मुस्लिम ज़्यादा है। तो अगर राजधानी को शिफ्ट ना करें तो इन दोनों में अलगाव की भावना बढ़ जाएगी, क्योंकि सोचेंगे कि अगर मान लीजिए कि कश्मीर की तरफ अगर शिफ्ट कर दी तो सोचेंगे कि हिंदू सोचेंगे कि हमसे भेदभाव किया जा रहा है, अगर जम्मू की तरफ ही शिफ्ट कर दी तो फिर मुस्लिम सोचेंगे हमसे भेदभाव किया जा रहा है। तो कश्मीर के कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं, जबकि दूसरे ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कोई अपवाद थोड़ी हो रहा है, क्योंकि हाल ही में तो आंध्र प्रदेश ने अभी 3 राजधानियाँ बनाने का काम किया है। 3 राजधानियाँ बनाने की बात कही है, एक न्यायिक राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी और एक कार्यकारी राजधानी, ठीक। तो ऐसी इस बात पर चर्चा चलती रहती है। तो ये बात आंध्र प्रदेश वाला क्वेश्चन आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। वंदे भारत मिशन क्या है, एक पहले से ही यहाँ आप अंतर समझ लें। वंदे भारत मिशन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, यानी 2 हैं इंडिया की, दो सरकारी कंपनी है, एक एयर इंडिया और एक एयर इंडिया की ही सहायक कंपनी जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, यानी एयर इंडिया प्लस एयर इंडिया एक्सप्रेस,
ऐसे समझ सकते हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दो के यानी हवाई रूट के माध्यम से जो भारतीयों के फंसे हुए भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए जो मिशन चलाया गया है वो वंदे भारत मिशन है। किससे? हवाई रूट के माध्यम से। जबकि नेवी के रूट यानी समुद्री रास्ते के माध्यम से भारतीयों को लाने के लिए जो चलाया गया है उसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहा गया है। तो बात ध्यान रखना, वंदे भारत मिशन एक हवाई रूट के माध्यम से भारतीयों को लेके आना है, जबकि यानी कि ये एयर इंडिया का मुख्य रूप से एक अभियान है, कैंपेन है। जबकि ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी का है, क्योंकि उसमें जो वाटरशिप हैं यानी पानी के जहाज़ हैं उनके माध्यम से भारतीयों को वापस लेके आया जाएगा। अब कितनी फ़्लाइट रहेंगी इन सब का एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप लोग देख लें, कुल मिलाकर के 64 फ्लाइट रहेंगी। और लोग कहाँ से आएंगे? बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कुवैत, यहाँ सब फंसे हुए हैं। कतर, बहरीन, ओमान, इन देशों में लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लोग केरला के फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो केरला वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो लोग लाए जाएंगे वो केरला के लाए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ये ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी का है, वो एयर इंडिया का था, ठीक है। एयर इंडिया भारत की विमानन कंपनी है, सरकारी कंपनी। और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी ने चलाया है, जिसके लिए इसने जलस्व और मगर नाम के 2 शिप्स को भेज भी दिया है। कहाँ भेज दिया है? मालदीव की राजधानी माले की तरफ। तो मालदीव में फंसे हुए लोगों को लेके आया जा रहा है पहले फेज में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवी का ऑपरेशन है जो समुद्री मार्ग के रास्ते, समुद्री मार्ग के जरिए लेके आएगा भारतीयों को। जबकि वंदे भारत मिशन जो है वो हवाई एक इवैक्यूएशन अभियान है। जो वंदे भारत मिशन है, वंदे भारत मिशन अभी तक का सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है, सिर्फ एक मिशन को छोड़ करके। जब 1990 में खाड़ी में युद्ध हुआ था, खाड़ी में क्या हुआ था कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय भारतीय फंस गए थे। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो कुवैत में या इन क्षेत्रों में जो भारतीय फंसे हुए थे तब लाने के लिए एक अभियान चलाया था। और तब 1,17,000 लोग कम से कम यानी भारतीय उस ज़माने में निकाले थे इन देशों से। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा एवैक्यूएशन मिशन था। एवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली कराना या उनको वापस लाना, ठीक है। एक ऐसे ही है रिपैट्रिएट। तो रिपैट्रिएट मतलब होता है लोगों को वापस बुला लेना, अपने देश में वापस बुला लेना, ठीक है। तो वो था वंदे भारत मिशन। फिर देखा हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी इसे ट्रेन 18 कहते हैं। ट्रेन 18 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे 18 महीने में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही पूरा कर लिया था। ये वंदे भारत एक्सप्रेस बनी कहाँ थी? यानी ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस बनी कहाँ थी? चेन्नई की एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वहाँ इसे बनाया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वही 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी जो स्पीड, जो ऑपरेशनल स्पीड है यानी जो जितनी स्पीड पर चलाई जाती है वो 130 रखी गई है। फिलहाल ये दिल्ली वाराणसी रूट पर चलती है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है टूमैन के बारे में। टूमैन क्या है? अभी हाल ही में ईरान की पार्लियामेंट ने ईरान की पार्लियामेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम मजलिस है। तो ईरान की पार्लियामेंट ने अभी एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान की जो वास्तविक जो मुद्रा थी रियाल, पहले इसको रिप्लेस किया जाएगा दूसरी करेंसी से, वो है टूमैन। यानी ईरान अब दूसरी करेंसी जारी कर रहा है, रियाल की जगह कौन सी जारी कर रहा है? टूमैन। करने का कारण क्या है? यानी भाई ईरान बेंट फॉर दिस मूव। तो इस कदम को उठाने के 2 कारण हैं, क्योंकि ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। और लगभग $1 की कीमत, अगर $1 की कीमत अगर हम ईरान में लगाएं तो बैठेगी कम से कम 2.25 लाख रियाल के आसपास है। यानी 1,60,000 रियाल बराबर $1 है, जबकि इंडिया में $1 बराबर 80 रुपये है सिर्फ, और वहाँ 1,60,000 रियाल है। तो ईरान की मुद्रा है जो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो इसलिए क्या है, ये तय करने का निर्णय लिया गया है कि हम 10,000 रियाल बराबर एक टूमैन रखेंगे। 10,000 रियाल बराबर एक टूमैन, यानी एक टूमैन की वैल्यू 10,000 रियाल। यानी किसी के पास अगर मान लीजिए कि 10,000 रियाल ही हैं तो सिर्फ उसे एक टूमैन मिलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस मूव को लाने के लिए तो जो मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा थी,
बहुत सारे पैसे, मतलब लोगों के पास बहुत रियाल रहता था, फिर भी लोग वस्तुएं नहीं खरीद पाते थे। तो लोग सोचते थे 10-10 हज़ार हमारे पास रियाल हैं, वस्तुएं हमको फिर भी नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए कट 4 जीरो, यानी पीछे की जो 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो को हटा दो, 1 2 3 4, इसका मतलब 10,000 रियाल बराबर 1 टुमैन रखा गया है। और क्या है कि यूएसए ने जब से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं तो महंगाई भी, यानी इन्फ्लेशन भी यूएसए में काफ़ी पहुंच गई है, इसलिए भी इसने अपनी मुद्रा को ही चेंज करने का फैसला ले लिया है। ईरान में जो सबसे बड़ी एक पार्लियामेंट के ऊपर भी एक धार्मिक संस्था रहती है जिसका नाम है गॉर्जियन काउंसिल। तो ये गॉर्जियन काउंसिल आयतुल्ला खामनी की अध्यक्षता में काम करती है। तो ये गॉर्जियन काउंसिल से अब अनुमति लेगी पार्लियामेंट, तो गॉर्जियन काउंसिल निश्चित अनुमति दे देगी। तो अनुमति लेने के बाद सेंट्रल बैंक इस टुमैन को 2 साल के अंतर्गत ईरान में पूरी तरह जारी कर देगा और रियाल को वापस ले लेगा, देश की करेंसी से वापस ले लेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब इशू पड़ा हो और गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं पड़ा हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं एक्चुअल में कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, कैसे है। ठीक है, हम लोग पहले एक फिगर देख लें। तो आप ये फिगर देखिए, ये आपको जहाँ से जहाँ तक जो दिखाई दे रहा है यही हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। ऊपर वाला हिस्सा मुख्य रूप से गिलगिट है और नीचे वाला हिस्सा ये बाल्टिस्तान है। और ये वाला हिस्सा एक्चुअल में पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस वाले एरिया पर, इस वाले एरिया पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान इसको, यानी इस वाले रीजन को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। इस वाले रीजन को आज़ाद कश्मीर कहता है। हालांकि हम लोग को आज़ाद कश्मीर नहीं कहना है, क्योंकि ये हमारा ही जम्मू कश्मीर के अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और ठीक वैसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान, जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान को धोखे से एक आर्मी ऑफिसर ने, जो पहले महाराजा रणजीत सिंह के ही नीचे काम करता था, महाराजा हरि सिंह के नीचे ही काम करता था, लेकिन बाद में वो रिवोल्ट कर गया, विद्रोह कर गया और उसने नए बने पाकिस्तान को ये गिलगिट बाल्टिस्तान को सौंप दिया गया था। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया उसने, तो ये उसकी धोखेबाजी थी। और ये इधर जो अक्साई चिन्ह आपको दिख रहा है, तो ये 1962 में चीन ने हमसे अवैध रूप से छीन लिया था। ठीक है, तो इंडिया के पास फ़िलहाल जो इंडिया जिस क्षेत्र को एडमिनिस्टर करता है कश्मीर के, वो सिर्फ क्षेत्र कितना है, वो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से इतना ये जम्मू कश्मीर है और इतना ये लद्दाख वाला रीजन है। ये गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान है, एक सेक्शन है ये पीओके है। ठीक है, जबकि इंडिया के अनुसार पाकिस्तान कहता है कि इस पर तो इंडिया को कोई अधिकार ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है बस इंडिया विवाद है जो हमारा वो इससे है, क्योंकि ये गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमको सौंपा गया है। जबकि इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेकर के, यानी बाल्टिस्तान, गिलगिट और जिसको ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, ये अवैध रूप से कब्जा है, ये पीओके मानता है। ठीक है, इंडिया किसी को भी आज़ाद कश्मीर नहीं कह सकता, क्योंकि हम किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो कश्मीर जो है वो अनडिवाइडेड कश्मीर का हिस्सा है। ये पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ये कब्जा कर रखा है। तब ये कुछ ऐतिहासिक गलतियाँ रहीं, उनकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ने वाले हैं अभी। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हुआ क्या है। हाल ही में क्या हुआ है कि हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय है, उसने एक ज़बरदस्त विरोध जाहिर किया है, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इलेक्शन होल्ड कराने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में कह दिया है। और गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, इंडिया के लिए पीओके है। जबकि पाकिस्तान कहता है ये हमारा प्रांत है, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्यों? निश्चित ही, क्योंकि वो कश्मीर है। तो इंडिया का स्टैंड यहाँ सही बैठता है, अगर हम वैसे भी देखें तो। अब देखते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है। गिलगिट बाल्टिस्तान को पहले हम उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरिया के रूप में मानते थे। ठीक है, और ये वर्तमान में, जैसे कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया है इंडिया ने। ठीक है, तो वर्तमान में उस कितने जम्मू कश्मीर के भाग कितने हो गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक तो ये है, एक तो JNK है, तो दूसरा लद्दाख है। तो अब अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को इंडिया में मिलाया जाएगा तो वो लद्दाख का हिस्सा बनेगा। तो एक्चुअल में अब ये लद्दाख का हिस्सा होना चाहिए, हमारे लद्दाख का, लेकिन फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ये पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन में, यानी पाकिस्तान ने इस पर अधिग्रहण कर रखा है। ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो महाराजा हरि सिंह के यहाँ काम करता था, ठीक है, कश्मीर के महाराजा के नीचे काम करता था, वो गिलगिट स्काउट नाम की यहाँ आर्मी चलाता था गिलगिट बाल्टिस्तान में, कश्मीर के महाराजा के नीचे ही। तो उसने रिवोल्ट कर दिया था उनके खिलाफ़,
और नवंबर 1947 में इस गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया। तो उसकी ये गद्दारी थी। अब ये है कहाँ, तो हम लोगों ने देखा है, आप अपने मैप में ज़रूर देखिएगा क्या कि ये पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से की तरफ पड़ता है। चाइना के जो चाइना है वो इसके उत्तर में पड़ता है, अफ़गानिस्तान इसके पश्चिम में पड़ता है, जो तजाकिस्तान है वो इसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में, और कश्मीर इसके दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो ये लोकेशन आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि कभी भी ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान इस क्षेत्र को क्या कहता था? पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है, जबकि नहीं, जब वास्तव में स्थिति क्या है, इंडिया के अनुसार भी और हमारे अनुसार भी स्थिति ये है कि जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो दोनों ही POK के हिस्से हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, POK के हिस्से हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से हैं। और यहाँ तक कि जिसे आज़ाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान, उसे UN भी आज़ाद कश्मीर नहीं कहता, बल्कि UN भी क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहता है, यानी PAK कहता है, पाकिस्तान द्वारा प्रशासित कश्मीर। ठीक है, इस गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में और ख़ास बात क्या है? इस गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ एक रीजनल असेंबली है और यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। यहीं से CPEC जो चाइना का जो रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका प्रोजेक्ट है चाइना का, तो यहीं से गुजरता है वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से। इसीलिए इंडिया ने CPEC का विरोध किया था, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन POK के अंतर्गत आता है और POK पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने वो ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब क्यों कर रखा है इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर जोग्राफिकली बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान में 5 चोटियाँ ऐसी हैं विश्व की जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, यानी 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 5 चोटियाँ गिलगिट बाल्टिस्तान में हैं, जबकि कम से कम 50 चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज़्यादा है, वो भी गिलगिटिस्तान में है। इस गिलगिट बाल्टिस्तान में अगर हम पोलर रीजन को छोड़ दें, पोलर रीजन के बाहर अगर हम बात करें, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर बात करें, तो विश्व के सबसे लंबे 3 बड़े ग्लेशियर या 3 सबसे लंबे ग्लेशियर विश्व के आउटसाइड द पोलर रीजन वो गिलगिट बाल्टिस्तान में ही आते हैं। और 2017 में पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान में अभी कितने राज्य हैं, कुल मिला के 4 हैं। तो पाकिस्तान 2017 में एक ऑर्डर इशू किया जिसमें बताया था गिलगिट बाल्टिस्तान को वो अपना 5वां प्रांत घोषित कर रहा है, तो तब भी भारत ने ऐतराज़ जताया था। अब देखते हैं स्थिति किधर मोड़ लेती है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेट पेनिट्रेशन की। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कुल कितनी जनसंख्या के पास इंटरनेट की पहुंच है, इंटरनेट को वो एक्सेस करते हैं, यानी वो कितनी जनसंख्या आपकी इंटरनेट चलाती है टोटल में से, तो उसे कहते हैं इंटरनेट पेनिट्रेशन। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है किसने? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI और नेल्सन ने, इन दोनों ने आपस में मिलकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है वो अभी US और चाइना से कम है, क्योंकि USA की लगभग 80% जनसंख्या यानी अमेरिका की लगभग 88% जनसंख्या इंटरनेट चलाती है, जबकि चीन की 61% जनसंख्या इंटरनेट चलाती है, जबकि भारत की कुल 40% जनसंख्या ही अभी इंटरनेट चलाती है। तो इंडिया में अभी इंटरनेट का पेनिट्रेशन कम है। लेकिन ज़बरदस्त बात और मज़ेदार बात वो क्या है, वो ये है कि ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में इंटरनेट चलाने वाले ज़्यादा हैं, 227 मिलियन लोग हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट चलाने वाले या जो एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं वो सिर्फ 205 मिलियन हैं। इसका मतलब है कि रूरल एरिया में, इंडिया के रूरल क्षेत्र में इंटरनेट के जो एक्टिव यूज़र हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम हैं। और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के एक्टिव यूज़र कम से कम 10% ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन हैं और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 205 मिलियन हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब इंटरनेट के यूज़र भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। एक्टिव इंटरनेट यूज़र की परिभाषा क्या है? तो एक्टिव इंटरनेट यूज़र की परिभाषा ये है कि जब भी कोई इंटरनेट यूज़र महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट को एक्सेस करता है या इंटरनेट महीने में एक बार खुलता है कम से कम, तो उसे एक्टिव इंटरनेट यूज़र कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, क्यों कभी भी UPSC में ऐसे टर्म पूछ ले जाते हैं। अदर डाटा की बात करें तो इंडिया में अगर 5 से 11 साल तक के बच्चों की बात करें तो इंडिया में लगभग 71 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वो अपनी डिवाइस से या अपनी फैमिली मेम्बर की डिवाइस से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 227 और 205
और ये 71 मिलियन, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो लगभग 503 के आसपास बैठते हैं। तो 503, तो डाटा बताया गया 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं इंडिया में। और इसके बाद यानी 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स के साथ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बन गया है विश्व में। सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूजर हैं वो चाइना में हैं। ध्यान रखें, यूजर सबसे ज़्यादा इंटरनेट के चाइना में हैं, जबकि पेनिट्रेशन इंटरनेट का यूएसए में है 88%। ठीक है, और चाइना में लगभग 850 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, जबकि इंडिया में 504। तो इंडिया अब दूसरे नंबर पर आ गया इंटरनेट यूजर्स में, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या इतनी है। अब बात करते हैं पुलिट्जर प्राइज़ की। तो पुलिट्जर प्राइज़ क्या है कि हाल ही में क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि कश्मीर के 3 पत्रकार हैं जो फोटोग्राफी में काम करते हैं। एक का नाम है मुख्तार खान, दूसरे का नाम है यासीन डार, तीसरे का नाम है चन्नी आनंद। तो इन तीनों को हाल ही में फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया है। जो पुलिट्जर पुरस्कार है वह 21 कैटेगरी में दिया जाता है। दिया कहाँ जाता है, पुलिट्जर पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जनरली जो यूएसए में काम करते हैं। ये बात ध्यान रखें, जो कहाँ काम करते हैं, जो यूएसए में काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो यहाँ के थे, इंडिया के थे, तो इनको पुरस्कार कैसे मिल गया? तो इनको पुरस्कार इसलिए मिल गया क्योंकि ये एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते थे, और एसोसिएटेड प्रेस किसकी प्रेस है? यूएसए की प्रेस है, यानी यूएसए की प्रेस एजेंसी है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी यूएसए की प्रेस में या न्यूज़ एजेंसी में कोई पत्रकार भागीदार होता है इंडिया का, उसी को मिल सकता है पुलिट्जर पुरस्कार, क्योंकि यूएस के लिए दिया जाता है ये पुलिट्जर पुरस्कार। ठीक है, ये इन तीनों लोगों ने, चन्नी आनंद है, मुख्तार खान हैं, यासीन डार हैं, इन तीनों लोगों ने जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया था जम्मू कश्मीर में, तब उस समय कुछ फ़ोटो खींची थी, तो उसी के लिए इनको पुलिट्जर पुरस्कार दिया गया है फीचर फोटोग्राफी में। ये पुलिट्जर प्राइज़ है क्या? एक व्यक्ति थे अमेरिका का जिसका नाम था जोसेफ पुलिट्जर। वो अपनी वसीयत में यानी विल में लिख के गया था, क्या लिख के गया था कि वह उसके नाम पर ये पुरस्कार चलाए जाएं। क्यों? क्योंकि उसने अपने न्यूज़पेपर पब्लिशर के दम पर ही अपना उसने भाग्य का निर्धारण किया था कुल मिलाकर के। फ़िलहाल इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, यानी जो इसको देख रेख करता है, पुलिट्जर प्राइज़ बांटने का काम कौन करता है वर्तमान में? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी की करती है। ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो कुल 21 कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से 21 में से एक ऐसी कैटेगरी है जिसे पब्लिक सर्विस कैटेगरी बोलते हैं। तो जो व्यक्ति पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुरस्कार प्राप्त करता है उसे गोल्ड मेडल भी मिलता है, लेकिन बाकी की जो 20 कैटेगरी हैं उनको सामान्य रूप से $15,000 डॉलर कैश में मिलते हैं। ठीक है, जो 2017 में $10,000 थे, बाद में वो बढ़ा दिए गए, अब 15 कर दिए गए हैं, और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। बस जाओ और घर जाओ, इतने से खुश रहो। उसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ है, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा वो है वो TRF के बारे में है, द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में है। ये एक नया आतंकवादी संगठन बन के उभर के आया है। हाल ही में जो 5 अप्रैल को जो अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, तो उसकी जो अभी जो हाल ही में जो अटैक हुआ था, 5 अप्रैल नहीं, अभी जो अटैक हुआ है मेरे ख्याल से 5 मई को जो हुआ था, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी इस TRF ने ली है कि ये हमला हमने किया है। तो TRF है क्या? TRF अभी तक तो ये समझ लो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का भी कोई आतंकवादी संगठन है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब ये कश्मीर टेरर का आतंकवादी, जो कश्मीर में जो आतंक है उसका एक नया चेहरा बन करके आया है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। तो TRF है क्या? TRF को वास्तव में जब जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाया गया था तभी इसको क्रिएट किया गया था, अगस्त 2019 में। किसने? पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किया गया और पाकिस्तान के द्वारा ही इसे प्रमोट किया गया। ठीक है, और जो पाकिस्तान समर्थित एक जो आतंकवादी संगठन जिसका नाम है लश्कर तैयबा, LET, तो लश्कर तैयबा का ये 4 फ्रंट है, यानी कुल मिलाकर के ये लश्कर तैयबा बहला फुसका करके TRF से काम कराता है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। यानी घटनाएं सारी प्लान कौन करता है? लश्कर तैयबा। काम किससे कराता है? TRF से। तो इसलिए TRF फ्रंट पार्ट बन के आया है। अब इस TRF को यूज़ क्यों कर रहे हैं ये लोग क्यों लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन ये काम खुद स्वयं से खुद क्यों नहीं कर रहे?
TRF का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक संगठन, इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बैठक है वो जून में, यानी जो मई के बाद जो जून आने वाली है, जस्ट 1-2 महीने में ही, अगले महीने ही, तो जून में बीजिंग में, यानी चाइना में बीजिंग में इस FATF की बैठक होने वाली है। और पाकिस्तान ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में है। ठीक, और यदि पाकिस्तान ऐसे ही टेरर अटैक कराता रहेगा तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है इस FATF की लिस्ट में। तो इससे क्या होगा, फिर पाकिस्तान को कहीं से भी सहायता नहीं मिल पाएगी, इकोनॉमिक जो हेल्प होगी वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है कि जो लश्कर तैयबा और जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं वो ऑलरेडी FATF की लिस्ट में है। FATF की लिस्ट में लश्कर तैयबा भी है और हिजबुल मुजाहिदीन भी है। तो अब ये टेरर अटैक करेंगे तब तो क्या होगा, तब तो फिर पाकिस्तान पर ये आरोप लगा दिया जाएगा कि तुम्हारे होते हुए भी ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये फल फूल कैसे रहे हैं। तो अब उसने नया एक संगठन ही क्रिएट कर दिया और इसे कह दिया जाएगा कि ये तो कश्मीर में टेरर का पार्ट है, और इसका नाम ही क्या रखा हुआ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। यानी जो आर्टिकल 370 हटाया है उसका विरोध करने के लिए, रेजिस्टेंट करने के लिए ही ये बना है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है साहब। तो पाकिस्तान इसलिए इस TRF का यूज़ कर रहा है, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, और ये बात ध्यान रखें, इस FATF को ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग कहा जाता है। यानी वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक आतंकवादी जो फाइनेंसिंग होती है उसका वॉचडॉग, यानी उसकी रखवाली या देखभाल कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यदि कोई देश किसी टेरर को फंडिंग करता है, आतंकवाद को फंडिंग करता है या मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है FATF। अब देखते हैं हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है लॉन्ग मार्च 5B से संबंधित। ये क्या है? ये चाइना का एक रॉकेट है जिसे चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये बात ध्यान रखें, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, और इसके माध्यम से चाइना ने ये लॉन्च क्यों किया है? क्योंकि चाइना के दो योजनाएं हैं। पहली बात तो ये है कि 2022 तक स्पेस में परमानेंट स्पेस स्टेशन स्थापित कर पाए, एक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित कर पाए 2022 तक, और जल्दी ही चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेज पाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में से सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही, यानी USA ही सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर अभी मानव को भेजा है। बाकी किसी देश ने अभी तक चंद्रमा पर मानव को नहीं भेजा है। ठीक है, अब देखते हैं गरुड़ पोर्टल। हाल ही में क्या हुआ है, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, यदि आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ड्रोन को रजिस्टर कराना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के पास कुछ ना कुछ आपको कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको आता है कि नहीं आता चलाना। लेकिन अब वैसे भी भारत में ड्रोन से उड़ाने से संबंधित मामले जो हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सख्त कर दी गई हैं, वो टफ बना दी गई हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में क्या देखा गया है कि हम लोग ड्रोन्स का यूज़ सैनिटाइज़र को करने में कर रहे हैं, लॉकडाउन तो कोई नहीं तोड़ रहा है ये देखने में कर रहे हैं। तो विभिन्न सरकारी एजेंसियां इसकी ड्रोन्स का यूज़ कर रही हैं, तो वो गाइडलाइंस का वायलेशन भी हो रहा है। यानी जो दिशा निर्देश जारी किए थे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, उनके दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मिनिस्ट्री की खिल्ली से उड़ रही है। तो मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखो भाई, हम एक गरुड़ पोर्टल बना रहे हैं और जो सरकारी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो ड्रोन के ऑपरेशन करना चाहती हैं, यानी ड्रोन का यूज़ करना चाहती हैं, वो इस पोर्टल पर अपने आप को दर्ज कराएं, नहीं तो अदरवाइज हम कार्रवाई कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी कोविड-19 से लड़ने के लिए ड्रोन का यूज़ करेंगी वो इस पोर्टल पर जा कर के अपनी एप्लीकेशन डालेंगी, जिससे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इसको छूट दे देगी कि हाँ आप गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हुए भी ये काम कर सकते हो क्योंकि आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हो। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक देखे अपने, हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले देखा था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, फिर देखा था IAAF, फिर देखा था द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉसेज एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे देखा, इंटरनेशनल थैलेसेमिया डे देखा, थैलेसेमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानी TIF देखा, थैलेसेमिया क्या है ये भी देखा, दरबार मूव जम्मू कश्मीर देखा, वंदे भारत मिशन देखा और ऑपरेशन समुद्र सेतु देखा। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस यानी जो ट्रेन 18 का नाम है वो देखा, टोमेन ईरान की मुद्रा देखी, गिलगित बाल्टिस्तान हाल ही में चुनाव कराने के मामला देखा, यहाँ क्या है, इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, पुलित्जर प्राइज किस किस को मिला है, रेजिस्टेंस फ्रंट देखा, लॉन्ग मार्च 5B और ग्राउंड पोर्टल। तो आज के इस
सेक्शन में इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।